इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। डॉक्टर ने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप खास हो, अपना ध्यान रखना। और डॉक्टर मुस्कुराते हुए आदर्श के साथ चला जाता है और उसके जाते ही प्रतीक के चेहरे की हंसी भी गायब हो जाती है और वो एक गहरी सोच में डूब जाता है। तनु कहती है, प्रतीक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर प्रतीक अपने ही ख्यालों में गुमसुदा रहता है और तनु की बात नहीं सुन पाता। तनु प्रतीक के कंधे पर पीछे से हाथ रखती है जिससे प्रतीक अंदर तक सहम जाता है और डरते हुए पीछे हट जाता है। तनु भी प्रतीक को इस तरह देखकर घबरा जाती है कि आखिर प्रतीक को हुआ क्या है, ये इतना डर क्यों रहा है। तनु प्रतीक से कहती है, क्या हुआ प्रतीक, तुम ऐसे क्यों डर गए, तुम ठीक तो हो ना। प्रतीक झूठी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। और इतना कहकर प्रतीक तेजी से बाहर निकलता है। तनु भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ती है, पर जब तक वो बाहर आती है तब तक प्रतीक वहाँ नहीं होता। तनु समझ जाती है कुछ तो बात है, जरूर है, वरना प्रतीक इतना अजीब बर्ताव कभी नहीं करता। तनु अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए अंदर चली जाती है और उधर प्रतीक अपने घर में सोचते हुए घूम रहा था। प्रतीक मन ही मन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, भगवान जी मेरी वजह से मेरे घर वाले भी मुश्किल में पड़ जाएं कहीं, और फिर मेरी तनु, उसका क्या होगा। कहीं उस डॉक्टर को पता चल गया कि मैं क्या हूँ तो कहीं वो मेरी फैमिली और मेरी तनु को कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं मार दूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो इंसान आदर्श के डैड हैं। भगवान जी आप ही बताइए मैं क्या करूं अब। प्रतीक कुछ सोचकर बिस्तर पर बैठ जाता है और तभी तनु का कॉल उसके फ़ोन पर आता है। प्रतीक ने कहा, हेलो। तनु ने कहा, हेलो। बोलो, छोड़ो, पहले दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ी हूँ। प्रतीक ने परेशान होकर कहा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो। तनु ने उस पर बरसते हुए कहा, तुम पहले दरवाज़ा खोलो, फिर जितने सवाल है सब पूछ लेना, वरना मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। प्रतीक भागते हुए अगले ही पल उसके पास पहुंच गया और उसे लेकर तुरंत अपने कमरे में पहुंच गया और फिर उसे गोद में उतार दिया। तनु ने बिस्तर पर आराम से बैठते हुए कहा, ओए पहलवान, ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रखी है, क्या हुआ है। हाँ, प्रतीक ने कहा, कुछ नहीं। तनु ने उसे सोफे पे धक्का दिया और खुद उसके एकदम पास होकर उसे पकड़ लिया और कहा, हम थोड़ा शरीफ क्या हुए, जनाब के तो तेवर ही बदल गए। हाँ, डोंट वरी, पुरानी तनु वापस आ गई है। प्रतीक तनु की आंखों में देखते हुए खो गया और फिर अगले ही पल उसे सब याद आ गया और वो तनु को खुद से दूर करते हुए बोला, तनु अब तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तनु ने प्रतीक का कॉलर पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ प्रतीक, क्या बात है, मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। प्रतीक ने झुंझलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है तनु, पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम बस मुझसे दूर रहो। तनु ने उदास होकर जिद करते हुए कहा, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, आज तुम क्यों इतना परेशान हो, कहीं डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। डॉक्टर का नाम सुनकर प्रतीक भड़क उठा और बोला, तनु तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ ही मिलेगी और अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा। मेरी शक्तियों के कारण कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम सबकी जान को खतरा हो सकता है तनु। मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मरूंगा तो नहीं, पर एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊँगा। तनु ने प्रतीक के आगे रोते हुए कहा, नहीं प्रतीक नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हारे पास ही रहूँगी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ प्रतीक, मुझे खुद से दूर मत करो। प्रतीक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, पर तनु घुटने के बल जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझे खुद से ही दूर करना है तो तुमने कल वो सब क्यों कहा, क्यों मुझसे इतना प्यार किया तुमने कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। क्यों प्रतीक, क्यों? अगर मुझे रुलाना ही था तो फिर क्यों वो सपने दिखाए और क्यों मुझे वो सब बताए जिसके बाद मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊँगी। तुम बहुत बुरे हो प्रतीक। तनु उठकर पीछे से प्रतीक के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और प्रतीक भी रो रहा था। तनु ने अपने आंसू पोंछे और खिड़की के पास खड़ी हो गई और सिसकते हुए बोली,
अगर तुम्हारा यही फैसला है ना प्रतीक, तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। प्रतीक को महसूस हुआ कुछ गलत होने वाला है, तो वो तनु की तरफ मुड़ा। तनु खिड़की से नीचे कूद गई। प्रतीक जोर से चीखा तनु, और उसके जमीन तक पहुंचने से पहले है उसे अपने गोद में उठाकर अंदर ले आया। प्रतीक ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो, ये क्या करने चली थी। तनु उसे मारते हुए रोने लगी और बोली, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। पहले मुझे खुद से दूर किया, अब मुझे मरने भी नहीं देते। तुमने क्यों बचाया मुझे, बोलो। प्रतीक ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा, तुम्हें तो मैं, और वहीं रुक गया। तनु ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर कुछ देर में खोली। प्रतीक रोता हुआ उसके सामने खड़ा था। तनु ने रोते हुए कहा, हाँ मारो मुझे, रुक क्यों गए अब। तुम्हें बस यही आता है ना। तुम सारे लड़के एक जैसे ही होते हो। पहले प्यार किया और अब खुद से दूर किया, फिर मरने भी नहीं देते और अब हाथ भी उठा रहे हो। प्रतीक ने कहा, कितना बोलती हो, तुम्हें अभी बताता हूँ। और तनु को पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। तनु एकदम चुप और उसकी आंखें बंद हो गई। प्रतीक ने फिर उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम पागल हो सच में। क्यों ऐसी हरकतें करती हो। क्या चाहती हो तुम। क्या मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊं। हाँ, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है मेरा क्या होता। मैं सारी दुनिया में आग लगा देता। प्रतीक बोले जा रहा था, तनु बस उसे प्यार से देखे जा रही थी। प्रतीक ने आगे कहा, तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, ये अब मेरी है, समझी। और तुम्हें मेरी जान लेने का कोई हक नहीं है। कभी अगर तुमने ऐसा किया या ऐसा सोचा भी ना, तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा और अपने आप को भी। क्या मिला ये सब करके। हाँ, क्यों किया ये सब। तनु ने मासूमियत से कहा, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रतीक ने उससे घूरा तो तनु ने और ज़ोर से कहा, हाँ चाहे तुम जो भी कहो, पर मैं तो यही कहूँगी, आई लव यू। प्रतीक, आई लव यू सो मच। तनु ने इतनी ज़ोर से कहा कि नीचे की सारी लाइट्स चालू हो गई। सब उठ चुके थे और प्रतीक के कमरे के बाहर आ गए। सबने कहा, प्रतीक क्या हुआ, तुम्हारे कमरे से क्या आवाज़ें आ रही हैं। प्रतीक हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा कि तनु को कहाँ छुपाए, नहीं तो इतनी रात में उसे यहाँ देखकर सब गलत समझेंगे। तनु तो बस मुस्कुराए जा रही थी और प्यार से बोली, क्या हुआ प्रतीक, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। प्रतीक ने तनु को उठाया और सीधा बिस्तर पर लिटाकर खुद घुस गया और ऊपर से एक मोटा कंबल ओढ़कर अपनी शक्तियों से दरवाज़ा खोल दिया। सब अंदर आ गए। प्रतीक उन्हें देखकर कांपने लगा। भैया ने कहा, क्या हुआ प्रतीक, तुम काँप क्यों रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। प्रतीक एक तो नाटक कर रहा था, ऊपर से अंदर छुपी हुई तनु भी अपने फुल मूड में थी। आज वो प्रतीक को छोड़ने के इरादे में बिल्कुल नहीं थी। वो बार बार प्रतीक को गुदगुदी कर रही थी और चुपचाप मुंह दबाकर हंस रही थी। प्रतीक ने छटपटाते हुए कहा, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ी ठंड लग रही थी मुझे, तो इसलिए रजाई में घुसा हुआ हूँ। आप सब जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का ना देवर जी, आप ठीक है ना। शुभ ने प्यार से कहा, चाचू आप कहें तो मैं यहीं रुक जाता हूँ आपके पास। प्रतीक ने धीरे से कहा, रे चाचू की जान लेने में क्यों तुला है मेरे बच्चे, तेरी चाची यहाँ अलग से मेरी जान लेने में तुली हुई है। भाभी ने शुभ को पकड़ा और कहा, रहने दो बेटा, तुम्हारे चाचा को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। मम्मी ने कहा, बेटा अपना ध्यान रखना और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। प्रतीक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। अभी आप सब जाइए और सो जाइए, मैं अब सो जाऊंगा। सब बाहर गए। तभी तनु ने प्रतीक को चिकोटी काटी और प्रतीक चीख उठा। मम्मा फिर से आ गई और कहा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चीख रहा था। प्रतीक को कुछ नहीं सूझा तो उसने कहा कि वो मैं देखना चाहता था कि मैं जब बुलाऊंगा तो आप लोग आएंगे या नहीं। मम्मा ने कहा, शैतान कहीं का, चल आराम से अब सो जा तू। और इतना बोलकर वो चली गई। प्रतीक ने तनु को रजाई से बाहर निकाला और कहा, ये सब क्या कर रही थी तुम। हाँ, अभी किसी को शक हो गया होता तो क्या होता, कभी सोचा है तुमने। हाँ। तनु ने प्यार से प्रतीक के कंधे पर अपने हाथ डाले और उसके एकदम करीब आकर कहा, अच्छा कुछ देर पहले जो तुमने किया था वो भूल गए क्या। हाँ। प्रतीक ने नजरें चुराते हुए कहा, मैंने क्या किया, वो सब गलती से हुआ था। तनु ने शरारत से कहा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब गलती हो ही गई है तो थोड़ा और गलती कर लें क्या। प्रतीक ने तनु से दूर होते हुए कहा, देखो तनु, ये सब गलत है ना,
शादी से पहले ये सब नहीं, ये गलत है। तनु ने उसकी बात नहीं मानी और उसे धक्का दिया, जिससे वो बिस्तर पर लेट गया और तनु उसके सीने से अपना सिर लगा कर लेट गई। तनु ने प्रतीक का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख कर कहा, चलो अब मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। प्रतीक ने एक हाथ उसकी पीठ पर रखा और एक हाथ उसके सिर पर रखकर सहलाने लगा। प्रतीक तनु को अपने इतने दिनों के सारे काम और सारे कारनामे बताने लगा। कुछ देर में तनु गहरी नींद में सो गया और प्रतीक उसके सिर पर प्यार से किस करते हुए उसे पकड़े हुए रात भर जागता रहा। सुबह प्रतीक उठा और तनु को खुद से अलग किया। तनु गहरी नींद में थी तो प्रतीक ने उसे जगाया नहीं। कुछ देर तनु को इसी तरह प्यार से देखता रहा और फिर वॉशरूम में जाकर चला गया। प्रतीक तैयार होकर बाहर आया और तब तक तनु भी उठ गई थी और उसने प्रतीक को गले लगाकर गुड मॉर्निंग कहा और फ्रेश होने चली गई। दोनों को अभी एक एग्ज़ाम पास करना था। नीचे सबका सामना दोनों बचते बचाते नीचे पहुंचे और भाभी ने दोनों को साथ देखकर कहा, अरे तनु, तुम कब आई? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अभी आई भाभी, भूख लगी है, जमकर कुछ खिलाइए ना। भाभी ने दोनों के लिए नाश्ता लगाया और बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। तनु और प्रतीक दोनों नाश्ता कर रहे थे तो भाभी ने धीरे से कहा, वैसे कल की रात कैसे गुजरी थी देवर जी और देवरानी जी? तनु और प्रतीक एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। प्रतीक तैयार होकर वॉशरूम से बाहर निकला और तनु को प्यार से देखने लगा। तभी तनु की आंख खुली और प्रतीक उसके सामने खड़ा प्यार से उसे देख रहा था। तनु ने अपने बालों को एक तरफ करते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, कभी मुझे देखा नहीं है क्या? प्रतीक ने कुछ नहीं कहा, बस मंद मंद मुस्कुराने लगा। तो तनु ने झेपते हुए कहा, क्यों देख रहे हो इस तरह मुझे शर्म आ रही है। प्रतीक उसके पास बैठकर उसके उलझे बालों को प्यार से बनाते हुए बोला, वो मैं ये सोच रहा था कि आज की सुबह ज़्यादा खूबसूरत है या फिर तुम? तनु ने मुस्कुराकर कहा, दोनों में से कोई नहीं। प्रतीक ने तनु के चेहरे पर प्यार से अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, तो फिर कौन ज़्यादा खूबसूरत हुआ? तनु ने प्रतीक को गले लगाकर कहा, हमारा साथ, हम दोनों साथ हैं तो ये सुबह और ये रात सब कुछ खूबसूरत है, और अगर हम साथ नहीं तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। प्रतीक ने सहज होकर कहा, तनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तनु ने प्रतीक से दूर होते हुए कहा, तुम ज़्यादा फिल्में मत देखा करो, कभी कभी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, और हैं हम कभी अलग नहीं और ना ही हमें कोई अलग कर सकता है। प्रतीक ने तनु के माथे को अपने होठों से छू लिया और कहा, गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। तनु ने भी प्रतीक को गले लगाकर कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टीरियस बॉय। चलो अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, वरना अगर किसी ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया तो बाय गॉड पंगे ही हो जाने हैं आज तो। तनु जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। तब तक प्रतीक कमरे में सब कुछ सही करता है और नीचे छुपके से देख कर मुआयना करता है कि माहौल कैसा है। कुछ देर में तनु वॉशरूम से बाहर आती है और अपनी हुलिया ठीक करती है। फिर प्रतीक से चहकते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? प्रतीक उसकी नज़र उतारते हुए कहता है, बहुत प्यारी। तनु ने कहा, तो फिर चले नीचे। प्रतीक हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान जी नीचे सब कुछ संभाल लेना। तनु ने मुस्कुराकर कहा, आप चलें। दोनों किसी तरह बचते बचाते हुए नीचे पहुंचे और खाने की टेबल पर बैठ गए। भाभी ने तनु से मुस्कुराकर कहा, अरे तनु, तुम कब आई? तनु ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, बस अभी आई हूँ, कुछ खाने को दीजिए भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है। भाभी ने मुस्कुराकर दोनों को खाना दिया और तनु ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, बच गए यस। प्रतीक की मम्मा ने कहा, प्रतीक अब तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रतीक ने मुस्कुराकर तनु की तरफ देखकर कहा, हाँ मम्मा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, खुद ही देख लीजिए। प्रतीक के भैया ने कहा, वो कल तेरे कमरे से बात करने की आवाज़ आ रही थी। प्रतीक ने हड़बड़ाकर कहा, वो तो मैं और तनु बात कर रहे थे। तनु ने तुरंत प्रतीक को कोहनी मारी और कहा, वो भैया हम लोग ना फ़ोन पर बात कर रहे थे। भैया ने कहा, पर मुझे तो ऐसा लगा कि तुम दोनों यहीं थे, एक ही कमरे में। तनु को खांसी आने लगी तो प्रतीक ने उसे पानी पीने को दिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। प्रतीक ने कहा, वो तो मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, ना तो फ़ोन स्पीकर पर किया हुआ था। प्रतीक ने अपनी मम्मा की तरफ इशारा किया तो आगे मोर्चा उन्होंने संभाल लिया और कहा, तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है क्या? बड़ा
डिटेक्टिव बना फिर रहा है, बैंक में काम करता है या फिर किसी जासूसी कंपनी में। अब प्रतीक और तनु ने राहत की सांस ली, पर प्रतीक की भाभी दोनों के हाव भाव बड़े ध्यान से देख रही थी। सब नाश्ता कर चुके थे तो उठकर अपने अपने काम में लग गए। प्रतीक के भैया अपने ऑफिस निकल गए और शुभ स्कूल चला गया और प्रतीक की मम्मा अंदर अपने कमरे में। वहाँ पर बस 3 लोग, भाभी, प्रतीक और तनु थे, और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे और मज़े से नाश्ता कर रहे थे। भाभी दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी। भाभी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, तो देवर जी और देवरानी जी, रात कैसे गुजरी? प्रतीक और तनु अपना नाश्ता छोड़कर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर भाभी की ओर देखने लगे। प्रतीक ने खुद को संभालते हुए कहा, मेरी तो अच्छी थी, तनु की पता नहीं। तनु ने भी मुस्कुराकर कहा, मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी, और फिर मैं सीधा सुबह ही उठे 10 बजे। प्रतीक ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और अपने सिर को पीट कर मन ही मन कहा, मर गए अब तो। भाभी ने शरारत से कहा, बस 10 तो भी बचे हैं और ये ऑफिस चले गए। तनु ने झेपते हुए कहा, अब याद थोड़ी ना रहता है कि कब नींद खुली है, मैंने तो बस अंदाजे से बता दिया। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों ना बड़े भोले हैं, दोनों से झूठ बोलना नहीं आता। एक ही कमरे में थे आप दोनों, मुझे अच्छी तरह से पता है, अब बता भी दीजिए। तनु ने शर्माकर अपनी नज़रें प्लेट में टिका दी। प्रतीक ने हकलाते हुए कहा, भाभी ये क्या बात कर रही हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी ने कहा, वैसे कल आप दोनों को जो बातें कर रहे थे अपने कमरे में, मैंने सुना है कुछ कुछ, और तनु भी जो ज़ोर ज़ोर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, वो भी मैंने सुना। तनु ने सुना तो उसकी आंखें फटी रह गई और वो प्रतीक की तरफ बेबसी देखने लगी और धीरे से कहा, प्रतीक, भाभी को पता चल गया, अब क्या करेंगे हम? प्रतीक ने उससे घूरते हुए धीरे से कहा, अब खुद ही तो शोर किया था तुमने, तो अब तो सबको पता चलेगा ही। भाभी ने कहा, अरे अब आप दोनों तो मत झगड़िए, मुझे तो सब पहले से ही पता था कि तनु आपसे और आप तनु से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, हाँ, बस एक दूसरे को कहा है या नहीं ये नहीं पता था। कल रात तो वो भी पता चल गया, और जब हम सब आपके कमरे में गए तो तनु की चप्पल बेड के नीचे पड़ी थी और आपके कमरे से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, तो बस सब पता चल गया। और आज आप दोनों के हाव भाव देखकर सब पता चल गया। तनु ने तो शर्मा कर अपना चेहरा ढक लिया और प्रतीक उठकर जाने लगा तो भाभी ने प्रतीक का हाथ पकड़कर कहा, अरे आप कहाँ चले देवर जी? हाँ, आपसे तो अभी बहुत कुछ पूछना है। दोनों ने कब एक दूसरे को बताया और घर पर कब बात कर रहे हैं आप दोनों? प्रतीक ने भाभी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, भाभी माँ, आपको तो सब पता है, लेकिन मैं पहले कुछ बन जाऊँ, उसके बाद हम दोनों घर में बात करेंगे। तनु ने खुद कहा कि वो भी पहले अपनी पहचान बनाना चाहती है, फिर उसके बाद हम दोनों सबको बता देंगे। भाभी ने दोनों को छेड़ते हुए कहा, मतलब कि तब तक आप दोनों ऐसे ही रात भर एक दूसरे से छुप छुप कर मिलेंगे? प्रतीक ने जल्दी से उठते हुए कहा, भाभी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तनु ने भी अपने आप को बचाने के लिए कहा, भाभी अब मुझे निकलना चाहिए, और दोनों उठकर भागने लगे तो भाभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे पूरा नाश्ता तो कर लीजिए। प्रतीक ने जाते जाते हाथ जोड़कर कहा, आज के लिए बहुत है, पेट भर गया है मेरा अब। भाभी ने मन ही मन दोनों के लिए प्रार्थना की और कहा, भोलेनाथ इन दोनों की जोड़ी इसी तरह बनाए रखिएगा प्लीज़। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। तनु और प्रतीक साथ साथ तनु के घर पहुँचे, जहाँ मेघा पहले से ही प्रतीक का इंतजार कर रही थी। मेघा ने, अरे वाह क्या बात है, हमारी प्यारी बहन और होने वाले जीजू साथ में हैं। हाँ वाह भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। तनु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो घूमने गई थी सुबह और फिर प्रतीक से मिलने चली गई और नाश्ता भी करके आई हूँ। मेघा ने कहा, अच्छा वैसे रात भर क्या बातें हुई दोनों की? हाँ। तनु ने मेघा को आंखें दिखाते हुए कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे पर इतना नूर है हमारी प्यारी बहन के, और जीजू तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई हीरे की खान मिल गई हो। देखो तो चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही है, इसका क्या मतलब होता है? और वैसे भी रात में हमारी नींद तो 2-3 बार खुल चुकी है, तो हमें पता है कि तुम वहाँ नहीं थी।
तो जीजू के साथ ही होगी। प्रतीक ने नज़र चुराते हुए कहा, मेघा, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेघा ने शरारत से कहा, ठीक है, हम बड़े पापा से बात बता देंगे, बाकी आप दोनों उन्हें बता दीजिएगा कि क्या बात है। मेघा आगे बढ़ ही रही थी कि प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बता दीजिए, और आपका राज हम भी बता देंगे और ये भी कह देंगे कि कल रात में आदर्श आपके पास आया था। मेघा तुरंत पीछे मुड़ी हैरानी से प्रतीक को देखने लगी। मेघा ने डरते हुए कहा, प्रतीक, आपको कैसे पता चला? प्रतीक ने कहा, कल रात मैंने उसे देखा था आपके घर में जाते हुए। मेघा ने प्रतीक का हाथ पकड़कर कहा, जीजू प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है और आप बड़े पापा को कुछ नहीं बताएंगे प्लीज़। हम आपका राज रखेंगे और आप हमारा। प्रतीक ने कहा, ठीक है, तनु की स्कूटी की चाबी लेकर आइए, फिर कॉलेज भी चलना है ना हमें। हमारी बाइक आज थोड़ी ख़राब है। मेघा अंदर गई तनु की स्कूटी की चाबी लेने, तो तनु ने प्रतीक से हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि आदर्श यहाँ आया था? हाँ, प्रतीक ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो तो मैंने अंधेरे में तीर मारा था बस, पर निशाना सही लगा। तनु ने प्यार से कहा, वैसे तुम ना प्रतीक आजकल बहुत शैतान हो गए हो। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करें, संगत का असर हो रहा है रानी साहिबा का। तनु ने प्रतीक को धीरे से मारा और शर्मा कर कहा, अब चुपचाप कॉलेज जाओ, समझे, हर बात पर रोमांस अच्छा नहीं लगता। प्रतीक ने तनु के आगे सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। तब तक मेघा भी चाबी लेकर आ गई और प्रतीक ने स्कूटी स्टार्ट की और तनु को आंख मार कर चला गया। तनु अपना मुंह खोले वहाँ बुत बनी खड़ी रह गई। कॉलेज से आने के बाद प्रतीक किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसका बैग गलती से सोफे पर ही रख गया था और आदर्श अपने डैड के साथ प्रतीक से मिलने आया था। आदर्श ने प्रतीक का बैग देखा तो उसे याद आया कि उसे कुछ नोट्स लेने थे, तो उसने प्रतीक का बैग खोला और प्रतीक की जैकेट निकाल कर बाहर रख दी और प्रतीक के नोट्स लेकर उसकी फ़ोटो खींचने लगा। प्रतीक के डैड डॉक्टर सुब्रमण्यम ने प्रतीक के घर वालों से बात करते हुए प्रतीक की जैकेट को एक नज़र देखा और देखते रह गया। तभी प्रतीक घर पहुंचा और अपना बैग खुला देखकर चुपचाप खड़ा हो गया। प्रतीक मेघा को लेकर कॉलेज पहुंचा और पूरे रास्ते मेघा एकदम शांत थी कि कहीं प्रतीक उससे मजे ना लेने लगे और किसी को कुछ बताए ना। प्रतीक ने बाइक पार्किंग एरिया में खड़ा की और क्लास की तरफ गया। मेघा उससे पहले ही वहां पहुंच गई, आदर्श को रोकने के लिए कि वो प्रतीक को छेड़े नहीं, पर वो कुछ कह पाते उससे पहले ही प्रतीक जल्दी जल्दी वहां पहुंच गया। मेघा इधर आदर्श को इशारे करती ही रह गई कि वो अपना मुंह बंद रखे, पर आदर्श कहाँ सुनने वाला था। वो तो बस मज़े लेने के मूड में था और आदर्श ने उससे मज़े लेते हुए कहा, और बता भाई, चेहरा तो बड़ा चमक रहा है तुम्हारा, क्या हुआ? कल भाभी ने दिल की बात बोल दी क्या? हाँ, भाभी तो कल अपने घर पर नहीं थी और मेघा ने कहा कि वो तेरे साथ है शायद। भाई, कल तो बड़ी बातें शातें हुई होंगी दोनों के बीच, है ना? और अहम मौके पर रुचि भी आ गई उनकी बैंड बजाने। रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बहुत ज़रूरी बात चल रही है क्या? सारे दिग्गज यहाँ पर एक साथ हैं। आदर्श ने कुछ कहना चाहा तो प्रतीक ने उसकी पोल खोलते हुए कहा, कुछ नहीं रुचि, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस वो आदर्श बता रहा था कि वो कैसे पाइप से चढ़कर मेघा से मिलने गया था उसके पास। रुचि को तो जैसे जैकपॉट हाथ लग गया। उसने शरारत से कहा, हाँ तो बात यहाँ तक पहुँच गई और मुझे भनक भी नहीं हुई। क्या बात? रात भर किताबों की पढ़ाई करने वाला लड़का अब इश्क की पढ़ाई करने लगा है। सही है, इश्क ने अच्छे अच्छों को निकम्मा किया है। फिर तुम लोग क्या हो? आदर्श ने झेपते हुए कहा कि मैं मेघा के घर नहीं गया था, चाहो तो मेघा से पूछ लो। प्रतीक ने फिर उसके मज़े लेते हुए कहा, अच्छा फिर तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि तनु मेरे साथ थी? रुचि ने हैरान होकर कहा, एक मिनट, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, तनु तुम्हारे साथ और आदर्श मेघा के साथ रात में दोनों के दोनों बिगड़ रहे हो और मुझे खबर भी नहीं है। मेघा ने रुचि को समझाते हुए कहा, नहीं रुचि, तुम हमारा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों झूठ कह रहे हैं, ये तुम्हें चिढ़ाने के लिए कुछ भी बकवास कर रहे हैं। रुचि ने उदास मुंह बनाकर कहा, सबको कोई ना कोई मिल गया है, सब अपने आप में खुश है। मेरा नंबर कब आएगा? मैं भी बढ़िया किसी से छुप छुप के मिली और उसके साथ मूवी देखने जाओ और फिर बहुत कुछ। रुचि की अपनी अलग ही ख्याली पुकाव पकनी शुरू और
जब तक वो होश में आई तब तक उसके पास कोई नहीं था। रुचि ने इधर उधर देखा और कहा, अजीब दोस्त है कोई, मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। नालायक लोग भाग गए बिना मेरी बातें सुने ही। इसका बदला तो मैं लूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी। रुचि क्लास के अंदर गई और सबको घूर कर देखा तो सबने अपने बुक में झांकने में ही भलाई समझी। सारी क्लासेस खत्म हुई और सब कैंटीन में बैठ गए और कॉफ़ी पीने लगे और आपस में बातें करने लगे। प्रतीक को कॉलेज में बहुत भूख लगी हुई थी तो वो जल्दी जल्दी कॉलेज से भागा और मेघा को उसके घर छोड़कर सीधा घर के लिए आ गया। और घर आने के बाद सोफे के ऊपर अपने बैग रखकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ गया। प्रतीक ने भाभी को आवाज़ लगाई और कहा, भाभी माँ भूख लगी है, जमकर कुछ खाने को दीजिए। भाभी ने कहा, क्या हुआ देवर जी, देवरानी जी नहीं आई क्या साथ में? प्रतीक ने नज़र चुराते हुए कहा, वो क्यों आएगी यहाँ? भाभी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा अपने ससुराल नहीं आएगा क्या? ऐसे रात में कब तक छुप छुप कर मिलेंगे आप दोनों? प्रतीक ने झेपते हुए हाथ जोड़कर कहा, भाभी प्लीज़ आप घर पर ये सब मत बोला कीजिए, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर मेरी बैंड बज जाएगी। भाभी ने आकर प्रतीक को खाना दिया और मुझे लेते हुए कहा, क्या हुआ देवर जी, देवरानी जी ने खाना नहीं दिया क्या आपको आज? प्रतीक भुक्खड़ों की तरह खा रहा था। या तो उसे भाभी की बात सुनाई नहीं दे रही थी या फिर वो सुनना नहीं चाहता था, पर भाभी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ देवर जी, आज कल रात में लगता है आपने खाना अच्छे से नहीं खाया था और फिर आज फिर से ढंग से नाश्ता नहीं किया। देवरानी जी का साथ इतना अच्छा लगा कि अब भाभी माँ के हाथ का खाना खाने का भी मन नहीं होता। प्रतीक ने कहा, भाभी मुझे ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहती हैं, अभी तो मुझे जमकर भूख लगी है। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, आप ना सब समझ रहे हैं पर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तभी भाभी का फ़ोन बजा और वो उठकर चली गई। प्रतीक ने जल्दी से पूरा एक गिलास पानी पिया और कहा, ये भाभियाँ इतनी खतरनाक क्यों होती हैं भगवान जी, अच्छा हुआ कि इतना इनका फ़ोन बजने लगा, वरना मुझे तो यहाँ से फिर से भागना पड़ता। प्रतीक ने फिर से खाना शुरू कर दिया और फिर किसी काम से मार्केट चला गया। तभी आदर्श और उसके डैड प्रतीक और उसके घर वालों से मिलने आए, या यूं कहे कि आदर्श के डैड प्रतीक की जासूसी करने आए थे। आदर्श और उसके डैड सबसे मिले और बातचीत करने लगे। डॉक्टर की नज़र तो बस प्रतीक को ही हर जगह तलाश कर रही थी और वो कोई क्लू ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र प्रतीक के बचपन की फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी फ़ोटोज़ थी और उसके साथ उसकी सारी फैमिली थी। अब डॉक्टर को सब कुछ कंफर्म हो गया कि प्रतीक ही वही लड़का है जिसमें ये सारी सुपर पावर्स है। और आदर्श की नज़र उसके बैग पर पड़ी तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे तो प्रतीक के कुछ नोट्स चाहिए थी, पर वो तो है नहीं, क्या करूं? आदर्श ने प्रतीक की मम्मा से पूछा, आंटी क्या मैं प्रतीक के नोट्स ले सकता हूँ? प्रतीक की मम्मा ने उसे परमिशन दे दी। आदर्श ने प्रतीक का बैग खोला जिसमें प्रतीक की जैकेट थी और उसने उसे निकाल कर बाहर रख दिया और उसके नोट्स लेकर फ़ोटोज़ लेने लगा। डॉक्टर की नज़र उसकी जैकेट पर पड़ी तो डॉक्टर ने अपने फ़ोन के वॉलपेपर को चेक किया जिसमें प्रतीक की जैकेट की ट्रेन वाली पिक थी। अब उसे पूरा कंफर्म हो गया था और डॉक्टर ने मन ही मन कुछ प्लान बना लिया। और तब तक प्रतीक आ चुका और अपना बैग खुला देखकर हैरान रह गया। आदर्श का काम हो चुका था तब तक। वो तो प्रतीक ने सहज होकर अपने जैकेट को अपने बैग में रखा जिससे किसी को शक ना हो और बैग लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद बाहर आया। आदर्श अपने डैड के साथ निकलने लगा क्योंकि उसे अगले दिन लैब की तैयारी देखने अपने डैड के साथ मुंबई जाना था। 1 महीने की मेहनत के बाद आदर्श के डैड की लैब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और उन्होंने तनु और मेघा के साथ प्रतीक को उसके पूरे परिवार को लैब के उद्घाटन के समारोह में इनवाइट किया था। अगली सुबह सबको आदर्श के डैड डॉक्टर सुब्रमण्यम की लैब के उद्घाटन समारोह में साखारोली मुंबई जाना था तो सब जल्दी जल्दी सो गए। और रात में प्रतीक को सपना आया कि तनु प्रतीक प्रतीक चिल्लाते हुए खाई से नीचे गिर रही है। प्रतीक डर से उठ गया और जोर से चीखा पड़ा, तनु। प्रतीक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान जी, ये क्या हुआ? ये आपने मुझे क्या दिखा दिया? प्लीज़ तनु को, मेरे परिवार वालों को कुछ मत कीजिएगा, सबको सही सलामत रखिएगा प्लीज़ भगवान जी। और अगर मैंने कभी भी कुछ भी अच्छा काम किया होगा ना तो आप मेरी
तनु को बचा लेंगे। चाहो तो आप मेरी जान ले लो, पर उसे बचा लेना। प्रतीक परेशान सा था और कुछ सोच रहा था कि अगर उस डॉक्टर ने किसी के साथ कुछ भी किया तो उसकी आखिरी गलती होगी। फिर चाहे आदर्श मुझसे ज़िंदगी भर नफरत करे, पर मैं डॉक्टर को मार दूंगा। बस बहुत हो गया। प्रतीक ने अपना मुंह धुला और पानी पिया। इससे उसे थोड़ी सी राहत मिली। प्रतीक सोच रहा था कि कल पता नहीं क्या होगा। अगर तनु को बता दिया तो कहीं सच में तनु की जान को या मेरे परिवार को डॉक्टर से कोई खतरा तो नहीं होगा ना। पता नहीं वो डॉक्टर मेरे बारे में जानता भी होगा या नहीं। उसे कहीं मुझ पर शक तो नहीं हुआ ना। नहीं, अगर शक हुआ होता तो वो अभी तक कुछ ना कुछ कर चुका होता, पर उसने अभी तक कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब सब सही होगा। लेकिन ये सपना क्या, ये इसका मतलब? प्रतीक ने किसी तरह रात गुजारी और फिर सुबह फ्रेश होकर सबके साथ जाने को तैयार हो गया और अपना बैग पैक करके सबको लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। सभी के लिए पहले से ही टिकट्स बुक थी। आदर्श भी साथ में था, बस आदर्श के डैड वहाँ नहीं थे। वो 4-5 दिन पहले ही निकल गए थे साकरोली में लैब के काम के लिए। सब फ्लाइट में कुछ ही घंटों में मुंबई पहुंच गए, जहां बहुत सारी गाड़ियां और ड्राइवर उनका इंतजार कर रहे थे। सभी गाड़ियों में बैठकर कुछ देर में लैब तक पहुंच गए और फिर इनॉग्रेशन शुरू हुआ। थोड़ा पूजा पाठ हुआ। डॉक्टर सबसे अच्छे से मुस्कुराकर मिल रहा था और कुछ और असिस्टेंट डॉक्टर थे वहाँ पर, सब मशीनों को स्टार्ट कर रहे थे। प्रतीक को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो सबके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे पुराना सब कुछ याद आ गया। प्रतीक को अब एहसास होने लगा कि जैसे कुछ गलत होने वाला है और कुछ ही देर में बहुत सारे गुंडे हथियार के साथ आ गए और सबके सामने प्रतीक बेबस था। वो कुछ नहीं कर सकता था। ना उसका मास्क उसके पास था और ना ही जैकेट। उन लोगों ने सबको बांध दिया और प्रतीक को एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया। सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था, जैसे कुछ सालों पहले हुआ था। सभी डॉक्टर की लैब में थे और सब कुछ एकदम बढ़िया शांतिपूर्वक चल रहा था। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही थी। प्रतीक चारों तरफ देखा, सब कुछ पहले की तरह ही था। हाँ, कुछ मशीनें एडवांस टेक्नोलॉजी वाली थी, पर सब कुछ पहले की ही तरह था। प्रतीक की नज़र सिर्फ उस डॉक्टर पर थी, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। डॉक्टर भी बहुत चालाक था। वो सबसे बड़े अच्छे से हंस हंस कर बातें कर रहा था, जिससे किसी को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो और वो अपना काम कर सके। प्रतीक को अचानक से कुछ महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, पर जब तक कि वो बाहर निकल पाता तब तक बहुत सारे गुंडे गन लेकर अंदर घुस गए और सबको घेर कर खड़े हो गए। लैब में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जिससे कोई भी कहीं नहीं जा सकता था और प्रतीक भी नहीं भाग सकता था। उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को भी पकड़ लिया था, जिससे किसी का शक न जाए डॉक्टर पर। उसने सब कुछ बहुत पहले से प्लान कर लिया था। प्रतीक क्या होने वाला है ये तो देख सकता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये नहीं पता कर सकता। डॉक्टर ने सबसे दिखावा करते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ? आदर्श और प्रतीक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आदर्श ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा तो एक गुंडे ने उसके सिर पर जोर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। उन गुंडों के मुखिया ने सबको कहा, बांध दो इन सबको और इनके सारे मोबाइल छीन लो। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो गोली मार देना। तनु, मेघा और बाकी सब बहुत डरे हुए थे। तनु ने प्रतीक की तरफ देखा तो प्रतीक ने बेबसी से अपनी आंखें नीचे कर ली। तनु ने इधर उधर सबको देखा कि सब परिवार वाले हैं, तो प्रतीक कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सबके सामने लाचार था। उन लोगों ने सबके फ़ोन छीन लिए और बंद करके अपने पास रख लिए और सबको वहीं बांध दिया और मुंह पर टेप लगा दिया, जिससे कोई भाग ना पाए और ना ही शोर मचा पाए। हर कोई डरा हुआ था। प्रतीक भी बेबस था, क्योंकि वो सबके सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। प्रतीक को पकड़कर एक चैम्बर में बंद कर दिया गया था और डॉक्टर को बस छोड़कर सबको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। सब वहाँ चुपचाप पड़े हुए थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना की। प्रतीक ने चैम्बर के अंदर अपने हाथों की रस्सी को तोड़ दिया और मास्क लगा लिया। सबको अंदर बंद करने के बाद डॉक्टर को खोल दिया गया और डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, प्रतीक, बहुत सालों बाद आज तुम मुझे मिले हो और
अब तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी होगी और मैं दुनिया पर राज करूँगा। डॉक्टर ने एक गुंडे को बुलाकर तनु को दूर ले जाने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर को अब तक तो समझ आ चुका था कि प्रतीक और तनु के बीच कुछ तो है। गुंडे तनु को पकड़कर कहीं ले गए और बचे हुए वहीं रह गए। प्रतीक अंदर पड़ा पड़ा चुपचाप सब सुन रहा था और इंतजार कर रहा था कि सब वहाँ से जाए और सबको फिर अपना असली रूप दिखाए। डॉक्टर ने जब गुंडे से कहा कि सबको अंदर बंद कर दिया है ना, और आदर्श ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर ने सारी मशीनों को सेट किया और ऑन कर दिया तो प्रतीक ने तुरंत उस चैम्बर को तोड़ दिया और बाहर निकल आया। डॉक्टर ने अपने गुंडों से कहा, पकड़ो उसे, भागने ना पाए कहीं। सब प्रतीक को रोकने आ रहे थे, पर प्रतीक ने उन सबको घास के तिनकों की तरह यहाँ वहाँ फेंक दिया और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा। गुंडों ने उस पर फायरिंग भी की, पर प्रतीक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डॉक्टर की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। डॉक्टर भी उसकी तरफ बढ़ा, पर अगले ही पल प्रतीक ने उसे दीवार पर फेंक दिया और डॉक्टर दीवार के पास बेहोश पड़ा हुआ था। प्रतीक कमरे की तरफ गया और उसका दरवाज़ा तोड़कर सबको बाहर निकाल लाया। तब तक आदर्श को होश आ चुका था। प्रतीक ने उसकी रस्सियाँ खोल दी और उन दोनों ने एक दूसरे की रस्सियाँ खोल दी। आदर्श भागता अपने डैड के पास पहुंचा और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। प्रतीक के भैया ने कहा, तुम कौन हो और प्रतीक और तनु कहाँ हैं? प्रतीक ने कहा, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं चाहे जो हूँ भैया, पर इतना जान लीजिए आपके भाई और उसकी दोस्त को ज़रूर यहाँ से सही सलामत लेकर बाहर जाऊँगा। पर आप लोग यहाँ से निकलिए जल्दी, यहाँ आप सबको खतरा है। प्रतीक ने मास्क लगाया हुआ था और अपनी आवाज़ बदल कर बात कर रहा था, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। और प्रतीक ने उन सबको जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहा। प्रतीक ने आदर्श को सब कुछ बताया उसके डैड के बारे में। आदर्श को भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक ने एक गुंडे को पकड़ा और कहा, चल बता अब क्या बात है। उस गुंडे ने आदर्श को सब कुछ बताया और प्रतीक ने उसे एक मुक्का मारा और ज़मीन में ढेर कर दिया। सभी लोग हक्के बक्के खड़े सब सुन रहे थे। आदर्श की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कहा कि प्रतीक और तनु कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? प्रतीक ने कहा, तुम सबको यहाँ से ले जाओ और मैं दोनों को ढूंढ लाऊंगा। प्रतीक और आदर्श ने सबको अपने साथ बाहर चलने को कहा। प्रतीक ने सबको वहाँ से बाहर निकाला और आदर्श को सब कुछ पता चल गया था। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे अपने डैड से नफरत हो गई थी। उसे बस प्रतीक की फिक्र थी और बाकी सब की भी। हर कोई डरा हुआ था। बस तनु, प्रतीक और आदर्श के डैड बाहर नहीं आए थे। मिस्टीरियस बॉय प्रतीक ने सबसे कहा, आप सब प्लीज़ यहाँ से बहुत दूर जा कर खड़े हो जाइए। मैं दोनों को सही सलामत लेकर आऊँगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बस अभी आया। आदर्श, प्रतीक के भैया और तनु के पापा सबको वहाँ से ले जाकर दूर मैदान में खड़े हो गए और इंतजार करने लगी कि उनका हीरो प्रतीक और तनु को लेकर जल्दी से बाहर आ जाए। सब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब सही हो जाए। आदर्श को तो खुद की आंखों पर भरोसा यकीन नहीं हो रहा था उसके डैड ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो ज़मीन पर बैठकर रो रहा था और सबसे माफ़ी मांग रहा था। सब उसे समझा रहे थे कि खुद पर भरोसा रखे, सब सही हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रतीक एक बार फिर अंदर गया। डॉक्टर वहीं बेहोश पड़ा हुआ था और तनु कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। प्रतीक तनु तनु चीखता हुआ हर एक जगह देख रहा था, पर तनु कहीं भी नहीं थी। प्रतीक को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने डॉक्टर को पकड़ा और जाकर मेन स्विच को पकड़ लिया। प्रतीक को तो कुछ नहीं हुआ, पर शॉक लगने से डॉक्टर होश में आ गया। डॉक्टर प्रतीक को इस हाल में देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रतीक गुस्से से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रतीक तो तनु को खो देने का डर लग रहा था। प्रतीक ने गुस्से से कहा, तुम सीधे सीधे मुझे बता दो कि तनु कहाँ है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर हंसते हुए बोला कि बस अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दो, वरना तुम्हारी तनु हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाएगी। मेरे गुंडे उठाकर ले गए और अगर मैंने उन्हें आधे घंटे में कॉल नहीं किया तो वो तनु को मार देंगे। प्रतीक ने गुस्से से उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटका दिया और चुपचाप बता दो मेरी तनु कहाँ है, कहाँ ले गए वो लोग, उसे बता दो। मुझे मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना। डॉक्टर ने हवा में लटके हुए
छटपटाकर प्रतीक से कहा, मुझे नीचे उतारो, बताता हूँ। प्रतीक ने उसे दीवार पर फेंक दिया और फिर उसके पास जाकर कहा, अब बताओ कहाँ है तनु। डॉक्टर ने खांसते हुए मुस्कुराकर अपनी घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास शायद 10 मिनट है, बचा लो अपनी तनु, अगर बचा सको तो। और डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगा। प्रतीक ने डॉक्टर को चैम्बर में बंद कर दिया और बोला, अपनी तनु को तो मैं ढूंढ ही लूँगा, पर तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। तुम्हें मेरी शक्तियाँ चाहिए ना, तो ये लो। प्रतीक ने चैम्बर की सारी केबल को इकट्ठा करके पकड़ लिया और अपनी शक्तियाँ उसमें डालने लगा। कुछ देर तक तो डॉक्टर हंसता रहा, उसके सारे जख्म भर गए और वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद उसका शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और लैब में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री खाक हो गई। ये धमाका इतना जोर का था कि हर कोई डर गया। सब फैक्ट्री की तरफ भागने लगे, पर अहम मौके पर पुलिस वाले आ गए और सबको रोक लिया। सब रो रहे थे और प्रतीक तनु को जोर जोर से बुला रहे थे। तनु की मम्मी को तो बेहोश हो गई और सब उन्हें संभालने में लग गए। प्रतीक धमाका होने से पहले ही वहाँ से हवा हो गया था और कुछ दूर पर जाकर तनु को महसूस करने लगा। तनु से किसी खाई के पास दिखाई पड़ी। प्रतीक उसे ढूंढता हुआ उस जगह पर पहुँच ही गया। तनु को 3 तरफ से उन लोगों ने घेर कर रखा था और एक तरफ खाई थी। तनु के पास खड़ा एक गुंडा तनु के सिर पर बंदूक लगाकर डॉक्टर के कॉल आने का इंतजार कर रहा था। प्रतीक ने पहुंचते ही सभी गुंडों को हवा की रफ्तार से गायब कर दिया। तनु समझ गई थी प्रतीक उसके पास आ गया है उसे बचाने के लिए। तनु ने मुस्कुराकर कहा, भाग लो तुम भी, बस तुम्हारा ही नंबर है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता। और प्रतीक आकर उसकी गाड़ी के पास खड़ा हो गया और बोला, उसे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, चुपचाप चला जा यहाँ से, जिंदा रहेगा। वो गुंडा बस अकेले बचा हुआ था, बाकी सब मारे जा चुके थे। उसने डरते हुए कहा, मैं इसे छोड़ूं या ना छोड़ूं, तुम मुझे मार ही दोगे। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को प्रतीक की तरफ चला दिया और तनु को एक पत्थर पर जोर से धक्का दे दिया। तनु के सिर पर बहुत चोट आ गई और उसके सिर से बहुत खून बहने लगा। प्रतीक को बहुत गुस्सा आया और वो तनु चीखते हुए तनु की तरफ भागा, पर वो गुंडा उस पर गोलियां चलाता रहा और एक गोली तनु को भी मार दी। प्रतीक ने तुरंत उस गुंडे को पकड़ा और उसकी गाड़ी के ऊपर ले जाकर पटक दिया, जिससे वो भी मर गया। तनु को सब धुंधला दिखाई दे रहा था और वो खाई के एकदम किनारे थी और प्रतीक चीखते हुए फिसल कर नीचे गिर गई। प्रतीक भी उसके पीछे नीचे कूद पड़ा और उसे पकड़कर ऊपर ले आया। प्रतीक बस रोए जा रहा था और बार बार बोल रहा था, तनु तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तनु अभी होश में थी, उसकी सांसें चल रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगी और उसकी आंखें बंद हो गई। प्रतीक जोर से चीखा, तनु तनु, प्रतीक बोलते हुए खाई से गिर गई। उसके पीछे प्रतीक भी कूद गया और उसे अपनी गोद में उठा लाया। प्रतीक ने तनु को बाहों में कसके पकड़ लिया और जोर जोर से चीखते हुए रोने लगा। प्रतीक ने रोते हुए कहा, तनु अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तनु मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तनु की आंखें अभी खुली हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलना तो चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। प्रतीक और तनु दोनों ही बहुत रो रहे थे। कुछ देर तनु की आंखें खुली रही और उसकी सांसें चल रही थी, फिर अचानक से उसकी सांसें रुकने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसकी आंखें बंद हो गई। प्रतीक जोर से चीखा तनु और फूट फूट कर रोने लगा। प्रतीक ने रोते हुए कहा, भगवान जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी तनु मुझसे मत छीनिए, आप अपनी शक्तियाँ वापस ले लीजिए, मगर प्लीज़ मेरी तनु मुझे वापस कर दीजिए, मैं नहीं जी पाऊँगा तनु के बिना, प्लीज़ भगवान जी। प्रतीक ने तनु को चेक किया, अभी तक तनु का दिल जोर से धड़क रहा था और वो सांसें भी ले रही थी। प्रतीक ने उसे अपनी गोद में उठाया, वहाँ से हवा हो गया और कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल पहुँच गया। प्रतीक तनु को लिए हुए तुरंत इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा और डॉक्टर के पास पहुँच गया। प्रतीक ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर मेरी तनु को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने तनु को चेक करते हुए कहा, पर इनको तो गोली लगी है और जब तक पुलिस नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि प्लीज़ सर, प्लीज़ मेरी तनु को बचा लीजिए, मैं सबको बुला लूँगा और आप इसे देखिए। डॉक्टर ने कहा, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल का रूल है,
प्रतीक ने गुस्से में एक लोहे का पिलर पकड़ा और उसे पेपर की तरह मोड़ दिया और कहा, आप करेंगे आप तनु का इलाज या फिर मैं आपका इलाज कर दूं। प्रतीक की ताकत देखकर डॉक्टर डर गया और तुरंत तनु को एडमिट करके ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। सारे डॉक्टर्स को एक साथ करके अपनी पूरी टीम को लेकर सब ऑपरेशन थिएटर में आ गया और तनु का इलाज शुरू हो गया। प्रतीक ने हॉस्पिटल के फ़ोन से सबको कॉल किया पर सबका फ़ोन बंद था, तो उसने पुलिस स्टेशन पर कॉल कर दिया और सब कुछ उन्हें बता दिया और ये भी कह दिया कि वो किस हॉस्पिटल में है। धीरे धीरे सब उस फैक्ट्री के पास खड़ी हुई पुलिस को भी वायरलेस फ़ोन से सूचित कर दिया गया और प्रतीक और तनु की फैमिली को भी पता चल गया। 2 घंटे में सब हॉस्पिटल पहुंच गए जहां तनु ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और प्रतीक टेबल पर आंसू बहाते हुए सिर पकड़कर बैठा रहा। प्रतीक पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, मना किया था ना मैंने तुम्हें तनु की, मेरे पीछे मत आओ, छोड़ दो मुझे अकेला, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। पर तुम नहीं मानी और देखो अब क्या हो गया। भगवान जी क्यों ऐसा हुआ? आप मुझसे मेरी शक्तियाँ ले लो पर मुझे मेरी तनु वापस कर दो, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। सभी प्रतीक के पास पहुँच गए और उन्हें देखते प्रतीक जमीन पर गिर पाया और रोने लगा। मम्मा, भैया, भाभी, देखिए ना तनु को क्या हो गया। वो कुछ कहती क्यों नहीं है? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? प्रतीक ने अपनी मम्मा को गले लगा लिया, फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मम्मा तनु को क्या हो गया? मम्मा, सब मेरी ही गलती है, मुझे आप सबको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। आदर्श को बहुत बुरा लग रहा था, उसके साथ साथ हर कोई रोने लगा था। आदर्श ने रोते हुए कहा, ये क्या किया आपने डैड? आपके कारण आज सब बर्बाद हो गया, मैं आपको और खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। प्रतीक के भैया ने प्रतीक को हिम्मत बांधते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तनु को, हमारी तनु बहुत हिम्मत वाली है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तनु की मम्मी रोते रोते बेहोश हो गया, उन्हें एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तनु के पापा रिसेप्शन पर जाकर कई बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाने के लिए बोलने लगे तो सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स को तुरंत फ़ोन लगाया गया और बुलाया गया। प्रतीक के भैया प्रतीक की मम्मा तनु की मम्मी को देखने के लिए उनके पास चले गए। प्रतीक अपनी भाभी के पैर के पास बैठकर रोने लगा और रोते हुए बोला, भाभी माँ, ये सब क्यों हुआ? भाभी माँ, हमने तो उसे घर में लाने का सपना देखा था, कितनी ज़्यादा खुश थी वो, फिर अब ये सब हो गया। भाभी ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रतीक का सिर सहलाया और कहा, देवर जी, तनु को कुछ नहीं होगा और आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो बाकियों को कौन संभालेगा? तनु की मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई है और आप अगर ऐसे ही रोते रहेंगे तो बाकी सब तो टूट ही जाएंगे। तो अपने लिए ना सही, बाकी सब के लिए और हमारी देवरानी जी के लिए ही आप अपने आप को संभाल लीजिए प्लीज़। प्रतीक ने खुद को संभाला और कहा, आंसू पोंछते हुए कहा, सही कह रही हैं आप भाभी माँ, मैं समझ गया कि अब क्या करना है मुझे। कुछ देर में और बड़े डॉक्टर वहाँ आ गए और सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले गए। सबने मिलकर तनु का ऑपरेशन किया और उसके बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। सबने तनु की हालत पूछी तो डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले पेशेंट को होश आ जाए, फिर इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रतीक ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ वो एक बार तनु को देखना चाहता है। डॉक्टर ने उन्हें इजाज़त दे दी। प्रतीक अंदर गया। तनु के शरीर से गोली निकाल दी गई थी तो प्रतीक ने तनु के सिर पर अपने होठों से छुआ और उसके घाव भर दिए और उसके बाद उसे जहाँ गोली लगी थी वहाँ हाथ लगाया तो वहाँ भी घाव भर गया। प्रतीक ने तनु के सिर पर हाथ फेरा, उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया और उसके माथे को प्यार से अपने होठों से छूते हुए, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरी शक्तियाँ क्यों ना लानी पड़े। सबको पता चल भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बस तुम ठीक हो जाओ प्लीज़ तनु, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बहुत सारी बातें बतानी हैं। तुम्हें तुम्हारे साथ फिर से चोरी छुप के घूमने जाना है और साथ में छुपकर एक ही कमरे में रात गुजारेंगे और जितना चाहे तुम मुझे परेशान कर लेना और जितना मर्जी हो छेड़ लेना, पर बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं अब तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। प्रतीक कुछ देर तक तनु के पास बैठा रहा, उसे हिम्मत देता रहा। थोड़ी देर में कुछ डॉक्टर्स वहाँ आ गए और समझा बुझा कर प्रतीक को बाहर निकाल लिया। प्रतीक ने तुरंत खुद को संभाला और बाहर आ गया। प्रतीक ने सबको समझा बुझा कर होटल भेज दिया और वहाँ सिर्फ आदर्श और प्रतीक रुके थे। आदर्श ने प्रतीक से कहा, मुझे माफ़ कर दे भाई, मेरी वजह से तेरी ये हालत हुई और तनु के साथ ये सब हुआ। प्रतीक ने आदर्श को गले लगाकर समझा और कहा, तू
अब ज़्यादा मत सोच, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ है तेरे डैड की वजह से हुआ है, तो टेंशन मत ले। तुझे कोई गलत नहीं समझता, समझा? इस जाकर कुछ खा ले, मैं तब तक यहीं हूँ। 2 दिन बीत गए, तनु को अभी तक होश नहीं आया था। प्रतीक सबके आने के बाद हॉस्पिटल में बनी हुई गणेश भगवान के मंदिर के बाहर बैठ जाता और उनसे प्रार्थना करता कि वो तनु को जल्दी ठीक कर दे। प्रतीक रोता हुआ हॉस्पिटल के मंदिर के पास बैठा हुआ था। तभी आदर्श भागता हुआ उसके पास आया और बोला, प्रतीक प्रतीक, वो तनु को होश आ रहा है। प्रतीक ने तुरंत खड़े होकर कहा, क्या सच में तनु को होश आ रहा है? आदर्श ने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा, हाँ, डॉक्टर ने बताया कि उसकी उंगलियां हिल रही हैं और उसकी पलकें भी। प्रतीक वहाँ से उठकर भागता हुआ आईसीयू में पहुँच गया और अंदर गया। उसने तनु का हाथ थाम लिया, पर उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। प्रतीक की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह तनु के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। प्रतीक तनु के पास बैठा रह गया और कुछ देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद तनु के हाथ में हलचल हुई और उसका हाथ खींचने लगा तो प्रतीक की आंखें खुल गई और वो तनु को देखने लगा। तनु को होश आ गया और उसने सबसे पहले प्रतीक को देखा। प्रतीक ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और हल्की सी मुस्कान के साथ, तनु तुम ठीक तो हो ना? तनु ने हैरानी से कहा, क्यों, मुझे क्या हुआ था और तुम क्यों रो रहे हो और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? प्रतीक को अभी तक कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या तनु? तनु ने कहा, मुझे क्या हुआ है प्रतीक, हम तो कॉलेज जाने वाले थे ना, अभी 1 महीने ही तो हुए हैं हमारे कॉलेज को स्टार्ट हुए, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? प्रतीक ने हैरानी से तनु की तरफ देखा और तभी डॉक्टर आ गए। प्रतीक ने तनु से कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। प्रतीक ने डॉक्टरों की तरफ देखा और इशारे से रिक्वेस्ट की जिससे वह तनु को कुछ ना बोले, और तनु फिर बेहोश हो गई। प्रतीक बाहर आया और उसने डॉक्टर को सब कुछ बताया और कहा, सर, तनु को क्या हुआ है? वो 3 साल पहले की बात कर रही है जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने कुछ सोचकर कहा, लगता है उनकी 3 साल की याददाश्त चली गई है। बाकी अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ चेकअप करना पड़ेगा, फिर कुछ कहा जा सकता है। प्रतीक ने सबको हिम्मत दी और कहा, मैं आता हूँ डॉक्टर से बात करके। प्रतीक बाहर की तरफ जाने लगा कि उसकी भाभी भी बाहर उसके पास आ गई। प्रतीक मेन गेट के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। भाभी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और, प्रतीक, आप ठीक है ना? प्रतीक ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और ज़बरदस्ती का मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? प्रतीक ने कहा, मैं बस अभी आता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। प्रतीक बाहर निकल गया और थोड़ी देर में सबके लिए कुछ खाने को ले आया और सबको देकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के केबिन में प्रतीक और उसके भैया और तनु के पापा थे। डॉक्टर ने तनु की रिपोर्ट सबको दिखा और कहा, पेशेंट की जान तो बच गई, पर उसके सिर पर ज़्यादा चोट आने के बाद उसकी याददाश्त चली गई है। जो भी हुआ गलत हुआ, पर अब अगर उसको ज़बरदस्ती कुछ याद दिलाया गया तो शायद उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। प्रतीक चुपचाप दीवार से चिपक कर खड़ा रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तनु को फिर से वो सब कुछ याद आ जाएगा? प्रतीक से प्यार भरी बातें इजहार देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।